जो लीगल सिस्टम है उसमें ये कहा जाता है या जुडिशरी ये कहती है कि हम इनको जो है वो लीगल एड्स प्रोवाइड करेंगे ताकि ये इनका भी रिप्रेजेंटेशन हो सके और इनको भी इंसाफ मिल सके। लेकिन बिल्कुल भी जो है वो लीगल एड्स नहीं है। अगर कोई सरकारी वकील किसी को मिलता भी है तो सरकारी वकील वो ऐसे ही होते हैं कि उनको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होता है, वो सीरियस नहीं होते हैं केस को लेके। जब दिल चाहा केस गए, बेल कभी फाइल नहीं करते हैं। तो ये पूरा लीगल एड का सिस्टम है। और जिनकी तबीयत खराब हो रही थी, जिनको कोविड था, उनको पैरासीटामोल और सेट्राजीन जो है वो दिया जा रहा था। इससे ज़्यादा और जेल की जो ओपीडी है, जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलता है। आप चाहे सर दर्द के लिए जाएं, पैर दर्द के लिए जाएं, जुकाम के लिए जाएं, आपको पैरासीटामोल ही दिया जाएगा। तो ये कोई नई बात नहीं है। और अगर आप सड़क पे चलेंगे, किसी ऐसे बंदे से टकरा गए या गाड़ी टच हो गई, अगर देखा कि आप कुर्ते पैजामे में हैं, आपके चेहरे में दाढ़ी है या आप टोपे में हैं, तो आपको तुरंत जो है वो जिहादी बोलेंगे, तुरंत जो है आतंकवादी बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जेल के अंदर भी हैं कि अगर कोई मुसलमान है तो उनको इस तरह से बोलना है। अगर वो आपका नाम जान जाएंगे तो वो आपको इन वर्ड से जो है वो पुकारेंगे। उस वक्त मेरे बाल काफ़ी लंबे लंबे थे तो उन्होंने बाल नोचे। जब मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वॉशरूम गया तो मैंने जब पानी लेके वॉशरूम में अपने सर पे ऐसे हाथ डाला तो मेरे पूरे हाथ में सिर्फ केवल बाल ही थे। तो उन्होंने इस तरह से बाल नोचे। एक ऐसी आवाज़ जिसको दबाने की बार बार कोशिश की जा रही है और उसकी पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी होती है इस बात को देख के कि आज भी कुछ लोग हैं जो इंसाफ की आवाज़ को उठा सकते हैं। अब मैं अपनी बात शुरू करूं कि उससे पहले मुझे शाहिद आज़मी का एक कोटेशन है कि नाइंसाफ़ी से रूबरू कराकर, नाइंसाफ़ी से रूबरू कराकर उसने मुझे इंसाफ से मोहब्बत करना सिखा दिया। दर्द और ज़िल्लत क्या होती है ये सिखाकर उसने मुझे रहमदिल बना दिया। आप तमाम लोगों को शाहिद आज़मी याद होंगे, जिनको अरेस्ट किया गया, फिर वो जेल से जो है उन्होंने लॉ किया। लॉ करने के बाद जब आए तो हम जैसे लोग जो अभी जेल में गए उनके लिए वो आवाज़ बने, उनके लिए वो कानूनी लड़ाई लड़ने वाले बने। ये आज पिछले 10 सालों से नहीं हो रहा है। ये लड़ाई असल में पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और इस लड़ाई को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने फेस किया है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी ने किया है। टेररिज्म के नाम पे आज भी हिंदुस्तान की जेलों में सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है। एनसीआरबी की डेटा देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया में 14% मुसलमान है, तो आप देखेंगे कि मुसलमानों की तादाद जेल में 18% है। मैं भी उसी कड़ी का एक शिकार बना, लेकिन आप तमाम लोगों की मेहनत और कोशिश की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ और आपसे अपनी बात रख रहा हूँ। मैं 13 महीने जेल में रहा और उस जेल में रहा जो एशिया का सबसे बड़ा जेल है, जिसको कहा जाता है तिहाड़। मैं उसके सिस्टम पे भी बात करूँगा कि क्या है तिहाड़ का सिस्टम, किस तरह से जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको क्रिमिनल बनाया जाता है। वो बेसिकली फैक्ट्री है लोगों को क्रिमिनल बनाने की। मैं उस पर आपके सामने तफसील से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखें कि किस तरह से एक स्टूडेंट्स को, एक एक्टिविस्ट को वो अरेस्ट करते हैं, इस तरह से उसको टारगेट करते हैं कि जब अरेस्ट करने के लिए आते हैं 16 मई 2020 जब मुझे अरेस्ट करने के लिए आए तो पूरे इलाके को उन्होंने सील कर दिया। जिस एरिया में मैं रहता हूँ अबुल फजल में, ऑलरेडी कोविड की वजह से वो एरिया ऑलरेडी सील था, लोग वहाँ पे नहीं थे, लेकिन फिर भी
आम जनता से ये कहा जा रहा था कि आप कोविड में अपने घरों पे रहें, लेकिन उसी कोविड में जब लॉकडाउन है, परिंदा पर नहीं मार सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस के 100 से ज़्यादा नौजवान वहाँ पे खड़े थे एक ऐसे बंदे को अरेस्ट करने के लिए जो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर चुका है, जो ऑलरेडी उनसे टच में है। टच से मतलब ये कि वो बार बार कॉल करके मेरे बारे में जानना चाह रहे थे, तो आप उनका नंबर है, आप उनको थाने में बुला के भी अरेस्ट कर सकते थे। लेकिन उस पूरे एरिया में जो है डर और खौफ पैदा करने के लिए पूरे एरिया में सील किया गया। 1 घंटे से ज़्यादा जो है पुलिस वहाँ जो है वो मार्च करती रही पूरे एरिया में, और उसके बाद जाके उन्होंने मुझे अरेस्ट किया। तो आप देखें किस तरह से जो है इन्होंने अरेस्टिंग के लिए इतना माहौल बनाया। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे को एक्यूज़ है सफूरा जरगर, उसको जब अरेस्ट करने के लिए आए तो सेम कंडीशन था। मैं एक अलग मोहल्ले में रहता हूँ, सफूरा थोड़ा सा अलग मोहल्ले में रहती है, तो उसको जब अरेस्ट करने के लिए आए तो सेम सिचुएशन था। इसी तरह का उन्होंने माहौल बनाया। जब मुझे अरेस्ट करके लेके जाते हैं और तकरीबन शाम के 8 बज रहे थे, जब मुझे अरेस्ट कर लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने 2 बार मेरी गाड़ी चेंज की। मतलब इस तरह से कि मैं कितना बड़ा टेररिस्ट हूँ, मेरे पास जो है बहुत सारी चीज़ें उनको मिली है, और उन्होंने जो है 2 बार मेरी गाड़ी चेंज की। एक बार अरेस्ट करके जब जामिया नगर मेट्रो स्टेशन तक आए वहाँ पे गाड़ी चेंज की, और एक बार जब उन्होंने जसोला जुलैना पार किया उसके बाद उन्होंने एक गाड़ी चेंज की। तो मतलब आप देखें, और फिर रात में जब थाने में लेकर गए, मैं दिन भर रोज़े की हालत में था और मैंने रोज़ा तोड़ा ही था अपना कि वो मुझे अरेस्ट किए। और उसके बाद थाने में लेके गए, कुछ भी उन्होंने खाने पीने नहीं दिया। थोड़ा सा मेरे साथ जो है उन्होंने मुझे फिज़िकल टॉर्चर किया, मुझे जो है मारे। फ़ोन में जो है वो फ़ोटो दिखा रहे थे कि ये देखिए ये किसका फ़ोटो है, ये किसका फ़ोटो है, ये किसका फ़ोटो है। एक एक करके 4 से 6 फ़ोटो दिखाए होंगे, उसके बाद मेरा खुद का फ़ोटो आया। तो इसने पूछा ये क्या है, तुम क्या बोल रहे हो, उंगली उठा के। वही फ़ोटो है जो पोस्टर में अभी दीपक भाई ने लगवाए हैं हमारे, वही फ़ोटो दिखा के दिल्ली पुलिस मुझसे ये कह रही थी कि ये तुम क्या बोल रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो। तो हमने कहा नॉर्मली, क्योंकि मैं एक मतलब मोमेंट से जुड़ा हुआ था, CA NRC के मोमेंट से, तो मैंने कहा कि मैं NRC के अगेंस्ट में जो है वो लोगों को बता रहा हूँ कि NRC से क्या नुकसान होने वाला है, NRC से इस देश के लोकतंत्र को क्या खतरा है, NRC और CA के थ्रू जो है मुसलमानों को किस तरह से एक कम्युनिटी को जो है वो टारगेट किया जा रहा। ये सारी बातें मैंने उनके सामने भी रखी, जो मैं पब्लिक डोमेन में रख रहा था, मैं जगह जगह जाके बोल रहा था, वो बात मैंने दिल्ली पुलिस के सामने रखी, जो उनको समझ में नहीं आया। और देन फिर उन्होंने जो है फिज़िकल वायलेंस जो है मेरे साथ शुरू किया, और मुझे उन्होंने मारे, मेरे बाल नोचे। उस वक्त मेरे बाल काफ़ी लंबे लंबे थे, तो उन्होंने बाल नोचे। जब मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वॉशरूम गया, तो मैंने जब पानी लेके वॉशरूम में अपने सर पे ऐसे हाथ डाला तो मेरे पूरे हाथ में सिर्फ केवल बाल ही थे। तो उन्होंने इस तरह से बाल नोचे। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे स्पेशल सेल की टीम ने मुझे उठाए, मेरे घर से लेके गए। अगले दिन मॉर्निंग में उन्होंने मुझे क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया, यानी दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है उन्होंने आके मुझे लेकर गए स्पेशल सेल से। और फिर उन्होंने मुझे जामिया में जो 15 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ था 2019 में, उसमें जो FIR हुए थे, उस FIR में FIR 296 में मुझे जो है अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट कर मुझे जुडिशल कस्टडी में 14 डेज़ के लिए जेल भेज दिया गया। मैं जब जेल पहुंचता हूं, उस बीच में आपको बताएं कि मुझे 2 बजे उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस किया। सुबह जो है क्राइम ब्रांच ने अपने हाथ में लिए थे, और शाम में 6 बजे मुझे ले जाकर जो है वो जेल में उन्होंने पहुंचाए। लेकिन पूरा दिन और पूरी नाइट उन्होंने मुझे पानी तक नहीं दिया, उन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया। तो अब उस दरमियान में जब मुझे पहली बार जेल लेकर जाते हैं, तो उस वक्त मुझे फ़ीवर होता है, क्योंकि जब आदमी सुबह से कुछ नहीं खाया होता है तो उसकी बॉडी BP खुद ही डाउन हो जाता है। तो मुझे फ़ीवर था,
तो जेल ने जो है वो क्राइम ब्रांच की टीम से कहा कि मैं इनको जुडिशल कस्टडी में नहीं ले सकता हूँ क्योंकि इनको फीवर है। अब देखें, वो मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, दवा नहीं दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि आप जाओ बार बार चेहरा अपना फेस धुल के आओ। तो मैं बार बार मुझे भेज रहे थे, मैं चेहरा धुल रहा था ताकि टेम्परेचर कम हो तो जेल वाले जो है वो ले लें, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो जेल में मुझे जो है वो इंटर नहीं करेंगे। अब क्राइम ब्रांच बार बार मुझे ये मेरे चेहरे पे पानी मार रही है ताकि मेरा टेम्परेचर जो है वो डाउन हो। फिर जब थोड़ा मेरा बुखार कम हुआ तो जेल ने, जब दोबारा से जेल में टेम्परेचर चेक किया गया, कम हुआ, तब जेल ने जो है मुझे लिया। फिर जब मैं जेल के अंदर गया, तकरीबन रात के 8 बज रहे थे, जब मैं जेल के अंदर गया तो उन्होंने मुझे एक प्लेट दिए और प्लास्टिक के एक गिलास, एक टूथपेस्ट और एक ब्रश उन्होंने दिया और वो दे दिए, गेट पे ही दे दिए और मुझसे पूछे कि किस केस में आए हो। तो मैंने कहा कि जामिया में जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था मैं उसी केस में मेरी अरेस्टिंग हुई है। ओहो, दंगे के केस में हो? वहाँ के जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उन्होंने कहा अच्छा दंगे के केस में हो, और उन्होंने मुझे जो है एक पेड़ से मेरे चेस्ट को जो है वो चिपकाया और एक बंदे को मेरा हाथ जो है वो पकड़ा, मेरा चेस्ट जो है वो पेड़ से था और उन्होंने मेरे पीठ पे, मेरे पैरों पे बहुत ज़्यादा उन्होंने लाठियों से मारे। एंड जब वो मार लिए, जब मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा, तब उन्होंने मुझे ले जाके एक सेल में बंद कर दिए। और अब रमज़ान में सब लोग रोज़ा रख रहे थे, जो भी मुस्लिम्स थे जेल के अंदर वो तमाम लोग रोज़ा रख रहे थे। तो उन सबको रात में खाने के लिए दिया जाता था, लेकिन जब मैं उनसे बोलता था कि मुझे भी रोज़ा रखना है, मुझे भी खाना दो, तो वो कहते थे कि अभी आपके लिए अप्रूव नहीं हुआ है, आपको जो है जेल सुप्रिटेंडेंट से बात करनी पड़ेगी। 2 दिन के बाद जब जेल सुप्रिटेंडेंट राउंड पे आते हैं और मैं उनसे बात किया तो वो कहते हैं कि आपको आज़ादी चाहिए थी, आपको आज़ादी मिल गई है, हम आपकी कोई भी आपके साथ कुछ भी कॉपरेट नहीं कर सकते हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर है, हम जो आपको मिल रहा है जैसे मिल रहा है आप ऐसे रहो, हमारी जेल में आप सिर्फ 20 दिन रहोगे, आप क्वारंटाइन हो, फिर आप दूसरे जेल में चले जाओगे तो फिर आपको वहाँ जो चाहे वो दें, लेकिन मेरे ऊपर अभी ऑर्डर है कि हम जिस तरह से है वो मैं उसी तरह से रख सकता हूँ, मैं कोई कुछ कॉपरेट नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे रोज़ा रखने के लिए रात में खाना भी नहीं दिया। अब ये था कि मैं बिना रोज़े के पे जो है 3 दिन तक रहा। 3 दिन के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR 59 में क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल ने मुझे दोबारा से फॉर्मल अरेस्टिंग करके वो मुझे PC रिमांड पे 7 डेज़ के PC रिमांड पे जेल से स्पेशल सेल ले आए। और स्पेशल सेल जब मुझे लेकर आते हैं पुलिस रिमांड में, तो उस दरमियान होता ये है कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है वो फिज़िकली तो नहीं लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। उन्होंने ये प्रेशर डाला कि आप इनके खिलाफ विटनेस बन जाओ, आप इनके खिलाफ विटनेस बन जाओ, आप जो है इनके बारे में कुछ बोलो तो हम आपको छोड़ देंगे, आपकी बेल 6 महीने में हो जाएगी, आपकी बेल जो है वो साल भर में हो जाएगी, और अगर आप नहीं बोलोगे तो आप 6 साल तक जेल में रहोगे। अपने घर के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। लेकिन फैमिली और घर के बारे में भी हम सोचते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो तमाम लोगों के बारे में सोचते हैं जिन पे जुल्म और ज़्यादती हो रहा है, उन तमाम लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं जो जिनको जो है सताया जा रहा है, जिनके अधिकार को छीना जा रहा है। तो हमने ये कसम खा रखी थी कि अगर मैं जेल चला जाऊं, 6 साल भी रहना पड़े, 12 साल भी रहना पड़े, बट मैं किसी के खिलाफ जो है वो विटनेस नहीं बनूंगा। तो मैंने ये सोच रखा था। अब मैं जब दिल्ली पुलिस 7 दिन तक मुझे इंट्रोगेट करती है, अलग अलग तरीके से टॉर्चर करती है, वाइट पेपर में ज़बरदस्ती सिग्नेचर लेती है, और उसके बाद जो है मुझे 7 दिन के पुलिस रिमांड ख़त्म होने के बाद वापस से जेल भेज दिया जाता है। जब मैं जेल में था 20 दिन मैं जेल में जो है वो क्वारंटाइन रहा, मुझे उन्होंने क्वारंटाइन करके रखा। उसके बाद फिर मुझे 4 नंबर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जब मैं 4 नंबर जेल में था तो 4 नंबर जेल में मैं फ़र्स्ट टाइम जेल गया, और
ये जेल का रूल है कि जब कोई भी बंदा फर्स्ट टाइम जेल जाता है तो जो भी पहली बार, एज फॉर जेल मैनुअल, कि जो भी बंदा पहली बार जेल आया है उसको फर्स्ट टाइमर के साथ ही रखा जाएगा, यानी जो भी फर्स्ट टाइम जेल आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे क्या किया कि जो रिपीटर हैं, जो रेगुलर जो है वो बेल पे जा रहे हैं, फिर कुछ दिन के बाद आ जा रहे हैं, कोई क्राइम कर रहे हैं, फिर बेल मिल रही, तो उनके साथ मुझे रखा गया, यानी हार्ड कोर क्रिमिनल के साथ मुझे रखा गया, जबकि मैं पहली बार जेल गया था। उसके बाद फिर भी मैंने वहाँ पे रहा, लेकिन वहाँ पे कुछ साथी ऐसे मिल गए जो जिनसे मैंने कहा कि मैं जामिया से आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा जामिया से है तो ये मतलब पढ़ा लिखा होगा और जो है चीज़ें जो है वो कुछ गलत करके नहीं आया होगा, इस तरह से उन्होंने उनके जहन में जो भी चीज़ आई होगी, आई डोंट नो। लेकिन इतना तो था कि पूरे वार्ड में, जिस वार्ड में मुझे रखा गया था, तो उस वार्ड में जो है जब सबको पता चला कि ये जामिया से आए हैं, तो उन्होंने वो तमाम लोग अपनी चार्जशीट लेके, किसी को कोई प्रॉब्लम है, घर पे कोई लेटर अगर किसी को लिखवाना है, किसी को जो है वो कोई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहा, वो सब लेकर आते थे, मैं उनको समझाता था, बताता था। तो ये पूरा जो है जिसकी वजह से उस वार्ड में मुझे इनमेट्स के ज़रिए कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा। लेकिन उसी जेल में मुझे जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वार्डन है, उनके थ्रू जो है मुझे बार बार उन्होंने जो है अलग अलग नाम से पुकारे। कहीं आतंकवादी बोला गया, कभी टेररिस्ट बोला गया, कभी दंगाई बोला गया, कभी जिहादी बोला गया। तो इन तमाम वर्ड से जो है उन्होंने मुझे पुकारे, बोला गया। कई बार हम लोगों ने जब, क्योंकि कोविड के समय में ऑनलाइन कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती थी, उसमें कई बार हमने लोगों ने जज के सामने भी इस तरह से बात रखी। और आज भी हमारे जो साथी जेल में हैं उनके साथ भी इस तरह का व्यवहार होता है कि उनको कभी टेररिस्ट बोल दिया जाता है, कभी जिहादी बोल दिया जाता है, कभी आतंकवादी बोल दिया जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। और अगर आप सड़क पे चलेंगे, किसी ऐसे बंदे से टकरा गए या गाड़ी टच हो गई, अगर देखा कि आप कुर्ते पैजामे में हैं, आपके चेहरे में दाढ़ी है या आप टोपे में हैं, तो आपको तुरंत जो है वो जिहादी बोलेंगे, तुरंत जो है आतंकवादी बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जेल के अंदर भी हैं कि अगर कोई मुसलमान है तो उनको इस तरह से बोलना है। अगर वो आपका नाम जान जाएंगे तो वो आपको इन वर्ड से जो है वो पुकारेंगे। तो उससे क्या होता है कि जब कोई जेल में होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है कि ये कैसा, अब सपोज डैट कि बाहर तो इस तरह की सिचुएशंस हैं और अंदर भी इस तरह की है सिचुएशन जब है, तो जाहिर सी बात है कि एक इंसान जो है वो परेशान हो जाता है। तो हम लोग परेशान हुए, हम लोग कंप्लेन भी किए, जज के सामने अपनी बात भी रखे, लेकिन उनकी आदत है जो ख़त्म नहीं होने वाली है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि उस वक्त पूरा जब अरेस्टिंग हुई और जब मैं जेल में था, वो पूरा कोविड का पीरियड था। तो कोविड के पीरियड में जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि आप अपने घरों से मत निकलिए, ताली और थाली बजाइए, लेकिन उसी वक्त जेल के अंदर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो गला घोटा जा रहा था और इनमेट्स को जो है वो जिंदा मारा जा रहा था, क्योंकि जेल इतना ओवर क्राउडेड था कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पे लोग जो है वो इतनी सी जगह पे जो है वो लोग सोते थे कि अगर आप सीधा सोए हैं तो मतलब कि आजू बाजू मुड़ नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल भी जेल जो है वो ओवर क्राउडेड थे। ये कहा गया कि जो है वो हम कोविड में लोगों को छोड़ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ा गया, क्योंकि आपको बताएं कि हमारा जुडिशरी सिस्टम कुछ इस तरह से है कि आपको बेल बॉन्ड इतना ज़्यादा दे दिया जाएगा कि एक गरीब आदमी, जैसा कि मैं बताया कि एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग कि सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त कोई जेल में है तो वो दलित है, ट्राइबल है और मुस्लिम है। तो वो सब जो है वो इतना उनका जो फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं होते हैं कि फ़ौरन उनकी फैमिली उनका बेल बॉन्ड डाले और उनको जेल से रिलीज़ कर सके। तो बेल बॉन्ड इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से लोग जो है वो जिनको 2 महीने में, 1 महीने में, 10 दिन में बाहर आ जाना था, वो 6-6 महीना और साल भर तक जेल में होते हैं। तो हाई कोर्ट के थ्रू से जो ऑर्डर आए थे कि लोगों को जो है वो ज़मानत क्या नाम है छोड़ी जाएगी इंटरम पे, वो तमाम लोग जेल में ही थे क्योंकि वो जेल बॉन्ड नहीं भर सकते थे। तो लोगों की जो है वो मौत हो रही थी, जिनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, जिनको कोविड था, उनको पैरासीटामोल और सेट्राजीन जो है वो दिया जा रहा था। इससे ज़्यादा और जेल की जो
ओपीडी है, जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलता है। आप चाहे सर दर्द के लिए जाएं, पैर दर्द के लिए जाएं, जुकाम के लिए जाएं, आपको पैरासीटामोल ही दिया जाएगा, इससे ज़्यादा कोई दूसरी दवाई नहीं दी जाएगी। मुझे जेल में जब मैं था तो मुझे माइग्रेन था, और माइग्रेन में वो मुझे जो है वो पैरासीटामोल देते थे। जब मैंने एप्लीकेशन लगाए तब जो है वो जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो फिर मेरा अच्छे से ट्रीटमेंट किया और फिर मुझे जो है वो दवा दिए। तो इस तरह से जो है वो जेल में बिल्कुल भी मेडिकल फैसिलिटीज़ तो है ही नहीं है। अब हम बात करें कि जेल में जो है खाने की बात हो, तो आप देखें कि जेल का खाना बाहर का एक इंसान बिल्कुल नहीं खा सकता है। जेल का खाना अगर आपको दिया जा रहा है तो वो खाना होता है जो मतलब बच जाता है, जो ठंडा हो जाता है, जो बासी हो जाता है। उस खाने की कैटेगरी में अगर बाहर के खाने को और अंदर के खाने को रखा जाए तो ये गलत नहीं होगा। मतलब खाने की क्वालिटी इतना ख़राब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। एजुकेशन का कोई सिस्टम वहाँ पे नहीं है, क्योंकि मुझे भी एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी करना था। मुझे एग्ज़ाम के लिए जो है वो जामिया आके एग्ज़ाम देना था, लेकिन तैयारी के लिए बिल्कुल भी जो है कोई स्पेस नहीं था। और मुझे उस वक्त जेल से छोड़ा गया जब नेक्स्ट डे पेपर है। और लेकिन एज़ फॉर जेल मैनुअल कोर्ट के जो ऑर्डर्स आते हैं जेल के लिए, तो वो कोई मायने नहीं रखते हैं जेल के अधिकारियों के लिए या जेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो उन्होंने अपने मैनुअल में भी लिख रखा है वो भी उनके सामने जो है बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं है उन जजमेंट्स का, उन ऑर्डर्स के। तो जेल में अभी फ़िलहाल इस तरह के सिचुएशंस हैं कि लोगों को टॉर्चर अंदर बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसा कि मैंने अपना एक इंसिडेंट बताया कि मैं जब शुरू में आया था तो मुझे किस तरह से टॉर्चर किया गया। इस तरह से जो है आज भी जेल में फिजिकल टॉर्चर किए जा रहे हैं, जिससे लोगों की जान जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, या फिर लोगों को जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है। और फिर जो है वहाँ पे लीगल एड बिल्कुल भी जो है वो नहीं है। लीगल एड पे अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग, जैसा कि मैंने बोला, बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने केस को, उनकी फैमिली जो है वो नहीं लड़ सकती है, जिनको गलत तरीके से फंसाया जाता है, उसको हमारे जो लीगल सिस्टम है उसमें ये कहा जाता है, या जुडिशरी ये कहती है कि हम इनको जो है वो लीगल एड्स प्रोवाइड करेंगे ताकि ये इनका भी रिप्रेजेंटेशन हो सके और इनको भी इंसाफ मिल सके। लेकिन बिल्कुल भी जो है वो लीगल एड्स नहीं है। अगर कोई सरकारी वकील किसी को मिलता भी है तो सरकारी वकील वो ऐसे ही होते हैं कि उनको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होता है, वो सीरियस नहीं होते हैं केस को लेके। जब दिल चाहा केस गए, बेल कभी फाइल नहीं करते हैं। तो ये पूरा लीगल एड का सिस्टम है। और तो मैं ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। इसमें रिफॉर्म के ताल्लुक से हमें बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बीच में अभी भी अतीकुर रहमान हैं जो पूरा वन साइड पैरालाइज हैं, जो यूपी के जेल में थे और जो है उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिला। आपको स्टन स्वामी का पूरा इंसिडेंट जो है वो याद होगा कि किस तरह से जो है वो उनको एक सीपर और एक स्पून तक नहीं दिया गया, जिनकी वजह से उनकी जान चली गई। इसी तरह जो है अभी भी हमारे बहुत सारे साथी जिनको मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है। अभी हमारे केस में ही यूएपीए में हमारे एक साथी शादाब है जिसको टीबी हो गया है, लेकिन उसके लिए उनके लॉयर्स और तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको मेडिकल फैसिलिटी जो है वो अच्छे से अच्छा मिले। बार बार कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा रही है, लेकिन उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। वो उनकी टीबी होने के बाद उनके शरीर में ताकत नहीं बचा है, उनकी बॉडी बिल्कुल गलते जा रही है, फिर भी उनको जो है वो कोर्ट में लेके आया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। बहुत मुश्किल से जो है ये उनको जो है वो थ्रू द वीसी जो है वो कोर्ट ज्वाइन करने के ऑर्डर जो है अब हुआ है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी भी रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जेल में। इस तरह के घटना या इस तरह के जो नाइंसाफ़ी या अरेस्टिंग जो हो रही है ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आप जब
जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, आप जब अपनी हक और अधिकार की बात करेंगे तो यकीनन आपकी अरेस्टिंग होगी। इसके लिए हम तमाम लोगों को तैयार भी रहना चाहिए, मेंटली जेल से डरना भी नहीं चाहिए। मैं ये जो बात आपसे बताया हूँ, इन चीज़ों से हमने लड़ा है लेकिन फिर भी आज आपके सामने है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग भी अगर मेरी बात ये सुन रहे हैं तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जेल कोई भी जा सकता है, लेकिन इससे लड़ा कैसे जाएगा उसकी तैयारी जो है हम लोगों को करनी है। उसकी तैयारी जो है वो करना पड़ेगा कि इस लड़ाई को किस तरह से मजबूती से हम लड़ सकते हैं। आज भी मैं उन तमाम लोगों के लिए जो है वो हम लोगों की ज़रूरत है कि कोशिश करें जो आज जेल में हैं। भीमे कोरे गांव के जो पूरा केस है उसमें हमारे बहुत सारे साथी आज भी जेल में हैं। इसी तरह दिल्ली राइट्स में उमर खालिद है, शर्जील इमाम है, खालिद सैफ़ी है, मीरान हैदर है, शिफाउर रहमान है, अतहर है, शादाब है, गुलफिशा है। ये वो तमाम नामे हैं जो आज भी जेल के अंदर बंद हैं, जो पिछले कई बरसों से जो है वो इंसाफ के इंतज़ार में है। हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना स्लो है कि पिछले 6-7 महीने से उनकी बेल जो है वो हाई कोर्ट में लगी हुई है, जिस पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लेकिन हमें इस पे भी सवाल करना होगा कि आखिर डिले क्यों होता है, ट्रायल डिले क्यों हो रहा है, लोगों को बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल सुनी क्यों नहीं जा रही है। इसके लिए भी जो है हमें सवाल करना होगा। सवाल हम किसी से भी कर सकते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो। उन तमाम लोगों से सवाल किया जाएगा। और सवाल करना अगर आपको बुरा लगता है और आप चाहते हैं कि हमें जेल में डाल दें तो हम उसके लिए बाकायदा तैयार हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने सब्र तहम्मुल के साथ मेरी बात को सुना।